नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सेहत की, स्वास्थ्य की और किसी न किसी ऐसी बीमारी को लेकर आपको जागरूक करते हैं जिस बीमारी से आपके आसपास कोई ना कोई जरूर जूझ रहा होगा। और इस बार हम लगातार अपने दर्शकों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस को लेकर लगातार जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रख्यात रोमेटोलॉजिस्ट आज मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको ये समझाएंगे कि आखिर इस बीमारी से आप कैसे लड़ सकते हैं अगर ये बीमारी आपको हो गई है, और अगर ये बीमारी आपको नहीं हुई है तो आपको क्या क्या करना है। इसी कड़ी में आज रोमेटॉइड अर्थराइटिस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। डॉक्टर हिमांशु दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट के पद पर काम कर रहे हैं। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर संजीव कपूर। डॉक्टर संजीव वसंत कुंज के इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैं, और इसी के साथ जनकपुरी के संजीवनी रोमेटोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी सेंटर में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैं। मेरे जो अगले मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर गौरव सेठ। डॉक्टर गौरव फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और जो मेरे आखिरी मेहमान हैं, चौथे मेहमान हैं, वो हैं डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर नीरज सर गंगाराम हॉस्पिटल के रोमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन भी हैं, और सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर संजीव कपूर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सर, आप ये समझाइए कि जिस बीमारी का जिक्र हम कर रहे हैं वो है क्या, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। इस बीमारी में क्या होता है किसी इंसानी शरीर में? मैं डॉक्टर संजीव कपूर हूँ। मैं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट एंड रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली में काम करता हूँ। मेरा अपना भी एक सेंटर है जिसका नाम है संजीवनी रोमेटोलॉजी सेंटर, इस जनकपुरी में है। देखिए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून का मतलब है अपना ही इम्यून सिस्टम जो कि हमारे को संरक्षण देता है, बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता देता है, वही हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू करता है, और स्पेशली हमारे जॉइंट्स के ऊपर। कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? इसमें सबसे पहले हाथ के जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, और फिर अदर जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये मानना कि ये सिर्फ जॉइंट की डिजीज है थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। उसका रीजन क्या है कि ये सिस्टम की डिजीज है। इस सिस्टम को, सारे सिस्टम को इफेक्ट करती है, जैसे कि आंख को, जैसे कि लंग्स को, जैसे कि हार्ट को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पेशेंट्स में 20 साल की डेथ रेट बढ़ जाती है बाय हार्ट अटैक। तो दैट मीन्स अगर हमारे को 80 साल जीना है तो मोस्ट ऑफ द रूमेटॉइड पेशेंट अगर वो ट्रीटमेंट ना लें तो वो 60 साल के ऊपर उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा हमारे को पाया गया है। डॉक्टर संजीव, रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर शरीर में किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं? इसके सिम्टम्स के बारे में अगर आप बताएं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स वो मैं दो में विभाजित करना चाहूंगा, अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम। अर्ली सिम्टम जो कि 6 महीने के अंदर अंदर आते हैं। यह बीमारी फीमेल्स को ज्यादा इफेक्ट करती है। उसकी रेशो होती है 4:1 के करीब, यानी कि 4 फीमेल्स में 1 को इफेक्ट करती है। और उसका अर्ली सिम्टम होता है कि लोगों को मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और पेन होती है हाथों के जॉइंट में। उससे क्या प्रभावित होता है? उससे इनका प्रभावित होता है कि मुट्ठी बनाने में दिक्कत होती है, आटा गूंदने में दिक्कत होती है, कपड़े निचोड़ने में दिक्कत होती है, और जो डेली कोर्स के काम है जो कि रसोई में किए जाते हैं ज्यादातर फीमेल्स के द्वारा, वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसकी जो एज लिमिट है जहां से शुरू होती है वो है 20 से 40 साल, जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होते हैं। तो ऐसा सोचा जाता है कि आर्थराइटिस ओल्ड एज में होती है, बट ऐसी ये अतिशयोक्ति है। ऑटोइम्यून डिजीज जनरली 20 से 40 साल की उम्र में आती है। उसके बाद दूसरा सिम्टम ये हो जाता है कि जॉइंट में स्वेलिंग होती है, मोस्टली हाथ के जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, और जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं, मुट्ठी बनाने में दिक्कत होती है, और मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है। मॉर्निंग में स्टिफनेस का मतलब है कि आधे घंटे तक पेशेंट को लगता है कि वो मुट्ठी नहीं बना पाएगा, और जैसे जैसे नहाता है, धोता है, काम में प्रवेश करता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये होता है मॉर्निंग स्टिफनेस। दूसरी जो फिर उसके बाद जॉइंट स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और 6 महीने के दौरान में जॉइंट में डिफॉर्मिटीज या टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, जॉइंट की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती है, और बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर हिमांशु, आप ये तय कैसे करते हैं कि कोई मरीज रोमेटॉइड अर्थराइटिस का ही मरीज है, या ऑस्टियो अर्थराइटिस का मरीज भी तो हो सकता है, गाउट का मरीज भी तो हो सकता है? पहचान कैसे होती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस की? उसे आप कैसे पर्टिकुलरली डायग्नोस करते हैं, ये बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल,
मैं एक सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली और गाजियाबाद में, और मेरा अपना क्लिनिक है प्रीत विहार में। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहला होता है साइंस एंड सिम्टम्स, यानी पेशेंट के लक्षण। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, जैसे हम कॉमनली जानते हैं रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी सीसीबी एंटीबॉडीज। और तीसरा होता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि एक्सरे और एमआरआई। ये जानकर आपको बहुत ही सरप्राइज होगा कि 90% डायग्नोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हम सिर्फ मात्र पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही बना सकते हैं। यानी पेशेंट की क्या लक्षण है, क्या उसको परेशानी है, उसके बेसिस पे ही 90% हम आरए डायग्नोज कर सकते हैं इजीली। 10% लोगों में हमें ब्लड टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर थोड़ा क्लिनिकल पिक्चर क्लियर नहीं है या फिर सिम्टम्स थोड़े एटिपिकल हैं। बट 90%, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज सो इजी टू डायग्नोज फॉर अ स्पेशलिस्ट, यानी उनके लिए इतना आसान है कि वो 90% बिना आपको किसी टेस्ट ऑर्डर करे भी डायग्नोज कर सकते हैं। चलिए अब एक बार फिर से डॉक्टर संजीव के पास चलते हैं। डॉक्टर संजीव, आपने लक्षण बताए कि इस बीमारी के क्या क्या आपको बदलाव अपने बॉडी में देखने को मिलते हैं, लेकिन इलाज क्या है? क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट आज की डेट में उपलब्ध हैं। सारी टेक्निक, सारी चीजें, सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि वर्ल्ड में है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ड्रग हैं जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग, जो कि मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम को प्रेरित करती हैं कि वो अपने ही जॉइंट के अगेंस्ट ना काम करे। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है मीथोट्रेक्सेट, जो कि बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। इसके अलावा इन प्रेगनेंसी हम सल्फासलाजिन भी दे सकते हैं, लेफ्लोनामाइड भी दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दे सकते हैं। ये सब कन्वेंशनल ड्रग्स हैं जो कि थोड़ी सी 1983 से हम लोग यूज कर रहे हैं, पर थोड़ी सी पुरानी है, बट मोस्ट इफेक्टिव है। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में भी 70% ऑफ पेशेंट इन्हीं दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। नंबर दूसरे ग्रुप की दवाइयां जो हमारे पास अभी उपलब्ध हुई है, इनको हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये एक दवाइयां हैं जो कि इम्यून सिस्टम के पर्टिकुलर केमिकल्स को इफेक्ट करती हैं, जिनको हम कीमोकाइन कहते हैं। उन पर्टिकुलर डेंजरस मॉलिक्यूल्स को जो कि जॉइंट को अफेक्ट करते हैं, उसके पर इफेक्ट डालती हैं डायरेक्टली, और ये टेबलेट के फॉर्म में दी जाती हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। तीसरी ग्रुप ऑफ ड्रग हैं जिनको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। ये थोड़ी सी इस समय महंगी है, बट ये इंट्रावीनस दी जाती हैं और सबक्यूटेनियस दी जाती हैं, इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। ये भी डिफरेंट कीमोकाइंस को या साइटोकाइंस को डिफीट करती हैं, उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं, ताकि वो जॉइंट्स ना चिपके और डिफॉर्मिटी ना करें। ठीक है डॉक्टर हिमांशु, आप मुझे ये बताइए कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण आने वाली दिक्कतों के बारे में क्या कर सकते हैं? क्या होता है जब इसका इलाज समय पर नहीं हो पाता, इलाज में देरी हो जाती है, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको इस तरह के केसेस में देखने को मिलते हैं, खासतौर पर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये एक पेशेंट में परमानेंट डिफॉर्मिटी, यानी इरिवर्सिबल विकलांगता, जोड़ों में टेढ़ापन, डिफॉर्मिटीज पैदा कर सकता है, जिसके कारण आपको जीवन में एक बहुत ही कठिनाई का सामना पड़ता है। दूसरा, ये जोड़ों के अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, यानी जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, सभी को प्रभावित करता है। ये आम धारणा है कि ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी है, बट ये बिल्कुल गलत है। ये एक सिस्टेमिक बीमारी है, यानी सिस्टेमिक का मतलब होता है हमारे सभी अंगों को अफेक्ट करने वाली बीमारी। जैसे कि इसमें पेशेंट को बुखार रह सकता है, आंखों में अल्सर बन सकते हैं जिसके कारण उसकी रोशनी जा सकती है, किडनी में प्रोटीन लीकेज, किडनी फेलियर की समस्या हो सकती है, लंग्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसको हम आई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी ILD कहते हैं, वो हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति का लंग सिकुड़ सकता है। हार्ट अटैक आ सकते हैं अर्ली एज में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत सारे लोगों को अर्ली एज में हार्ट अटैक हो सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु, मैंने अभी कुछ देर पहले एक टर्म का जिक्र किया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बीच में मूल अंतर क्या है? हमारे दर्शक एक बार ये समझ पाए, क्योंकि बहुत से लोगों को इन दोनों के बीच का अंतर नहीं पता। बहुत से लोगों को ये भी भ्रम है कि शायद दोनों एक ही हैं। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वृद्ध अवस्था का आर्थराइटिस है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एजिंग की वजह से होता है। जैसे कि हमारे जॉइंट पुराने होने लगते हैं, एजिंग होती है हमारी,
वैसे ही हमारे जॉइंट्स को भी एजिंग अफेक्ट करती है, तो हमारे जॉइंट्स घिसने लगते हैं, यानी वियर एंड टियर। इसको हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे गाड़ी का टायर पुराना होकर घिसता है, उसको उसकी क्षमता कम हो जाती है, वैसे ही जॉइंट्स की भी क्षमता उम्र के साथ कम होने लगती है। ये काफी कॉमन प्रकार का आर्थराइटिस है और अक्सर पेशेंट्स इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मिक्स कर लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक गंभीर बीमारी है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके ही बॉडी के कुछ एंटीबॉडीज आप ही के बॉडी को, जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। ये एज से संबंधित नहीं है, ये बच्चों से लेकर बूढ़ों में किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। डॉक्टर गौरव सेठ, आप अब ये बता दीजिए कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट ये दोनों किस तरह से अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों ही गठिया हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव सेठ है। आई एम अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एट सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सेक्टर 8 फरीदाबाद, और मेरा अपने क्लिनिक है इन जनकपुरी। तो आज क्वेश्चन पूछा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मेनली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, जिनकी उम्र 30 to 50 ईयर्स के बीच में होती है। एंड दूसरी तरफ देखें तो गाउट जो है वो मेल प्रिडोमिनेंट बीमारी है, मेल्स के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट पेन का पैटर्न होता है उसके अंदर जो है सारे जॉइंट एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आपके हाथों के जॉइंट्स, आपके पैरों के जॉइंट्स, उसमें पेन होने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है, अकड़न सी होने लग जाती है, एंड इलाज ना हो तो धीरे धीरे वो आपके जॉइंट को डैमेज करने लग जाती है। डॉक्टर नीरज जैन, अब हम बात कर लेते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अल्कोहल कंजम्पशन की। शराब के सेवन को लेकर आप कोई सलाह देते हैं क्या अपने पेशेंट्स को कि ड्रिंकिंग हैबिट का कोई असर होता है, नहीं होता है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या रिलेटेड है ड्रिंकिंग हैबिट के साथ, अल्कोहल कंजम्पशन के साथ, शराब के सेवन से किसी भी तरह से? Hi, hello everyone. I am Dr. Neeraj Jain. I am professor and senior consultant rheumatologist at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको अल्कोहल जैसे पदार्थ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दवाई देते हैं उससे भी इसका इंटरेक्शन होता है और ये डिसीज के प्रोग्रेशन को थोड़ा बढ़ाता है अगर आप अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं। तो अगर कभी लें भी तो थोड़ा सा उसको एक लिमिटेड अमाउंट में कभी कभी ले सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु, मेरा जो अगला सवाल है वो उन तमाम महिलाओं का है जो बहुत ही कम उम्र में रोमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकार बन गई हैं। एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए मां बनना कितना कठिन है? क्या प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों के लिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली फीमेल्स में होता है, जो कि यंग फीमेल्स होती हैं, जिनका चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में ही प्रभावित करता है। 20 से 40 साल इसकी कॉमन एज ग्रुप है। और आप जानते ही हैं कि इसी उम्र में आपको बच्चे भी पैदा करने होते हैं, फैमिली भी कंप्लीट करनी होती है। बहुत सारे लोग डरे होते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या हम फैमिली प्लान कर सकते हैं, क्या हमें इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे गठिया के। आप, ये बहुत ही गलत धारणा है कि इसमें आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। आई थिंक 90% लोग बिना किसी दिक्कत के फैमिली प्लान कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती है, आपकी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम नहीं होती है। यस, हमें कुछ दवाइयाँ मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। जो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो अनसेफ होती हैं और कुछ सेफ होती हैं। तो हम ट्रीटमेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, उनको हिदायत देते हैं कि जब आप फैमिली प्लान करने वाले हैं तो हमें 2-3 महीना पहले एडवांस में बताइए, जिससे हम दवाइयाँ आपकी चेंज कर दें। डॉक्टर नीरज, अब आपका रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये सवाल आपसे पिछले 3 सालों में हर किसी ने पूछा होगा। चलिए मैं भी पूछ ही लेता हूं। कोरोना के बाद लोग हर बीमारी के लिए कोरोना को ही जिम्मेदार मान रहे हैं कि अगर मुझे कोरोना हुआ था इसीलिए आज मुझे ये बीमारी हो गई है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोविड-19 होने के बाद रोमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? हाँ, कुछ जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट जिनको कोविड हुआ था उनका गठिया जरूर डेफिनेटली बढ़ा है पहले से, अगर उनकी दवाइयां अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं चल रही थी तो अभी हमें देखना होगा अगले 1-2 साल 5 साल में जाके कि कितनों को गठिया हुआ है जिनको पहले कोविड हुआ था। हाँ, ये एक्चुअली कोविड के जो हुआ था उसके बाद हजारों मरीज की एक स्टडी करी गई है कि जितनों को लोगों को कोविड हुआ है तो कितनों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है। डेफिनेटली कोविड ने कुछ आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिसीज को ट्रिगर किया है, उसमें से रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक है। लेकिन अभी थोड़ा सा और इसके लिए शोध चल रही है कि वास्तव में क्या कोविड ने रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जो इंसिडेंस है उसको बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है। जैन, योग करना, एक्सरसाइज करना
कितना फायदेमंद होता है? क्या शारीरिक तौर पर हम चलते घूमते फिरते रहें तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण थोड़े कंट्रोल किए जा सकते हैं क्या? ये मैं खासतौर पर उन पेशेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ जो ऑलरेडी रोमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं। डेफिनेटली योगा और एक्सरसाइजेस तो एक बहुत ही मतलब एक इंटीग्रल पार्ट है रोमेटॉइड अर्थराइटिस ट्रीटमेंट का। दवाइयाँ का अपना रोल है, लेकिन योगा और एक्सरसाइज, स्पेशली एक्सरसाइज, अगर आप सुबह सुबह, सबसे ज्यादा दिक्कत गठिया के मरीज को होती है वो सुबह सुबह होती है। तो अगर आप सुबह सुबह 30 से 40 मिनट अपना डेली वॉक करें, अगर आप योगा करें, तो इससे डेफिनेटली हमारे ट्रीटमेंट में बहुत मदद मिलती है और ट्रीटमेंट कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती है। डॉक्टर संजीव कपूर, साइकोलॉजिकल सवाल मान लीजिए, फिलोसॉफिकल मान लीजिए या इमोशनल मान लीजिए, खुद को पॉजिटिव कैसे रख सकता है कोई आदमी? मेंटली खुद को कैसे तैयार रख सकता है तब जब दर्द इतना बढ़ता चला जाए कि आपके काम रुकने लग जाएं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो ऊपर नीचे चलती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, जैसे कि कभी ऊपर चली जाएंगी और कभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इन केस में मैं ये कहूंगा कि आप सराउंड रहें अपने पॉजिटिव पीपल्स के साथ, अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ, जो कि पॉजिटिव सोचें। ये नहीं करना चाहिए कि अगर हमारी डिजीज बढ़ गई है तो हम अपना ट्रीटमेंट छोड़ दें या जो मॉडर्न साइंस है उसको छोड़ दें। मोस्टली ये होता है कि थोड़ा सा भी डिजीज बढ़ी तो लोग दूसरी तरह की धाराओं में, जैसे होम्योपैथ या आयुर्वेद की तरफ चले जाते हैं। ये सबसे ज्यादा खराब करता है। डॉक्टर नीरज, अक्सर जितने भी डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग नहीं भी हैं, वो भी कहते हैं कि खान पान एक ऐसी चीज है जिसका असर आपके शरीर पर सबसे ज्यादा पड़ता है। हाँ, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस जिन लोगों को होती है उन लोगों को बहुत बार करके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनका हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, थायराइड वगैरह होता है। सो कॉमनली हम लोग जो मना करते हैं कि ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं, ज्यादा फ्राइड चीजें ना खाएं, ज्यादा चीजें जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ना खाएं। जिससे क्या होता है कि बहुत बार दवाइयां आपस में इंटरेक्शन करती हैं। अगर किसी को डायबिटीज है रोमेटॉइड के साथ तो मीठा अवॉइड करे, किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह है तो वो थोड़ा नमक का सेवन कम करे, किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल है तो डेफिनेटली तली हुई चीजें अवॉइड करे। बट अगर आप देखें कुल मिला के तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस अपने आप में ही इन चीजों से हमें बचना चाहिए, जो चीज ज्यादा फैटी हो, क्योंकि वजन नहीं बढ़ना चाहिए नंबर 1 रोमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट को, तो इसलिए सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल भी जैसे मैंने पहले बोला, कुल मिला के अल्कोहल अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारे को हमारे ट्रीटमेंट में और सहूलियत मिले। डॉक्टर गौरव सेठ, आप मुझे ये बताइए, एक ऐसा सवाल है जो शायद सभी रोमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज आपसे पूछते ही होंगे कि अगर मैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हूं, जो कि अपने आप में इम्यूनिटी से रिलेटेड एक डिसीज है, तो क्या मुझे दूसरी इम्यून डिसीज होने की संभावना भी बढ़ जाएगी? क्या ऑटो इम्यून डिसीजेज मुझे हो सकती हैं क्या? मतलब उसके लिए आप ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। अगर हम ऑटो इम्यून बीमारी की बात करें तो ऑटो इम्यून का ये मतलब होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सेल होते हैं, जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ती रहती हैं 24 घंटे 365 दिन वो लड़ती रहती हैं। लेकिन आरए रोमेटॉइड अर्थराइटिस बीमारी के अंदर क्या होता है कि आपके यही इम्यून सेल इन्फेक्शन से लड़ते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनसे भी लड़ने लग जाते हैं। एंड सो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके इम्यून सेल ही फॉल्ट पे होते हैं। तो तो अगर आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है तो बाकी ऑटो इम्यून बीमारियां होने के भी चांसेस होते हैं। डॉक्टर गौरव, वैसे तो हम जीवन शैली को लेकर और भी डॉक्टर से बात कर चुके हैं, लेकिन आप भी बताइए कि आपके अनुसार लाइफस्टाइल में किस तरह का बदलाव करना चाहिए ताकि फ्लेयर, यानी कि वो जो दर्द कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, वो जो सिलसिला है दर्द का वो थोड़ा थम जाए, दर्द जो है वो हमेशा कम रहे। इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस वंस यू आर डायग्नोज, अगर आपका डायग्नोसिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपकी मेडिसिन के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना है। लाइफस्टाइल के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप अपनी डाइट पे ध्यान दे सकते हैं। डाइट में जो है शुगर कंटेंट वाली जो चीजें हैं वो कम कीजिए, जिसमें ज्यादा सॉल्ट है, जैसे कि आपके चिप्स हो गए, नमकीन हो गया, अचार हो गया, फिर आपकी चटनी हो गई जिसमें अचार की नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ है आप ऐसे फूड्स का कंजम्पशन कर सकते हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर गौरव, अब हम क्योंकि इस इंटरव्यू के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो आखिर में खुद से रिलेटेड एक सवाल मैं ले ही लेता हूं। मैंने देखा है कि आजकल जवान लोगों में भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग कहते हैं कि ज़्यादा देर तक बैठे रहने से ऐसा होता है। अब हम भी तो इसी तरह से दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बैठे बैठे हमें घंटों तक खबरें पढ़नी होती हैं। तो क्या बहुत देर तक बैठे रहना, कम चलना फिरना रोमेटॉइड अर्थराइटिस के खतरे को वाकई बढ़ाता है? इस बारे में आपको क्या लगता है, ये वाकई कोई सच है या नहीं?
सेडेंटरी लाइफस्टाइल, RA डिजीज, ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ रिसर्च में पाया नहीं गया है कि अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ज्यादा रिस्क रहता है। एंड ऐसी कोई रिसर्च भी नहीं है जो इसको अभी तक प्रूव कर पाई है। लेकिन हाँ, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, अगर आपका तब भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, तब प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में वैसी जॉइंट में पेन बहुत होता है, स्वेलिंग बहुत होती है, तो पेशेंट वैसे ही कुछ वर्कआउट, कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, एंड फिर वो एक विशियस साइकिल सी बनने लग जाती है, तो पेशेंट ज्यादा सेडेंटरी होने लग जाते हैं, वेट गेन करने लग जाते हैं। तो अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है तो हाँ, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाएं मत, ज्यादा अपनी जो है वेट को निरंतरण में रखें, अपना जो है एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, जो भी है वो करें, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने से रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क वैसे नहीं होता है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतने स्पष्ट तरीके से सभी सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे दर्शकों को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि अगर समय पर रोमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज न करवाया जाए तो ये न केवल जोड़ों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपकी आंखों के लिए भी नुकसानदायक है, आपकी त्वचा के लिए भी नुकसानदायक है, आपके फेफड़ों के लिए भी, और यहां तक कि आपके हृदय जैसे अंगों को भी ये प्रभावित कर सकता है। अक्सर आप अपनी पीठ, कलाई या गर्दन के जोड़ों में लगातार दर्द रहने की समस्या को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया के यही तो शुरुआती लक्षण होते हैं। ऐसे में आपको जितना जल्दी हो सके किसी रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हम आपको लगातार अलग अलग रोमेटोलॉजिस्ट से मुलाकात करा रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं तो किसी न किसी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए, और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनसे भी हमारे डॉक्टर्स ने जो जानकारी दी है वो आप जरूर साझा कीजिए, उनके बहुत काम की ये जानकारी होगी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा।